हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो फिर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक अगेन इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज की है, आपके मेंस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मेंस में ये आपके GS 1 एंड GS 2 में क्वेश्चंस इस पे आराम से आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो सी सबसे पहले तो हम इसका रेलेवेंस यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। देखिए आर्कटिक एंड इट्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग इज रेलिवेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज योर प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स में देख सकते हैं ऑलरेडी आर्कटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया का एक इंडिजीनियस एस्टैब्लिश्ड ऑब्जर्वेटरी है एट आर्कटिक, तो इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट इज हाउ आप इस आर्कटिक पॉलिसी और उसके अराउंड जो टॉपिक्स है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपको आंसर्स को हेल्प करने में बहुत मदद करेंगे, राइट। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत यूपीएससी रेलेवेंट वीडियोस बनाई हैं। प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट एंड चेक देम, दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ अब देखिए डिटेल में पॉलिसी पे डिस्कशन से पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन आप इस एरिया की देख लीजिए। आर्कटिक जो हमारा एरिया है अंडर डिस्कशन, उसकी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए। देखिए नॉर्थ पोल जिसे हम कहते हैं, दैट इज द एरिया अराउंड विच आर्कटिक इज लोकेटेड। तो आपने बहुत बार ये आर्कटिक सर्कल भी पढ़ा होगा। जब जब आप ऐसे मैप बनाते हैं या अर्थ बनाते हैं, यहाँ पे आप इक्वेटर ड्रॉ करते हैं and here you have this arctic circle, here the north pole. So हम इस रीजन की बात करने वाले हैं। इस रीजन में इंडिया ने क्या डेवलपमेंट रिसेंट की है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए यही टॉप व्यू में इन मैप्स में दिखाया गया है। मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाया है इस मैप में जो हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं। ये टॉप व्यू है। इसमें ये देखिए ये प्रोमिनेंट कंट्रीज इसका पार्ट है आर्कटिक रीजन का। रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, okay, Iceland to some extent, Greenland, Canada and US इसका स्टेक होल्डर है। इवन दो इसकी कोई टेरिटरी या इसमें वो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है आर्कटिक रीजन का, राइट। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस आप याद रखिए। ये बहुत आर्कटिक काउंसिल भी टॉपिक है जिसकी ये कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ इंडिया की आर्कटिक जर्नी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए 2007 में इंडिया ने अपना फर्स्ट एक्सपेडिशन आर्कटिक पे भेजा था 2007 में। उसके बाद हमने फर्स्ट रिसर्च बेस जिसका नाम है हिमाद्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है ये कि हिमाद्री रिसर्च बेस इंडिया का कहाँ एस्टैब्लिश्ड है। तो आर्कटिक पे फर्स्ट रिसर्च बेस हमने हिमाद्री 2008 में एस्टैब्लिश किया, राइट। देन 2014 में इंडिया आर्क, जिसपे अभी हमने क्वेश्चन देखा, ये मल्टी सेंसरी मूव्ड ऑब्जर्वेटरी हमने एस्टैब्लिश की। वाटर में डूबी हुई ऑब्जर्वेटरी है, तो ये भी हमने 2014 में एस्टैब्लिश की। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इस पे, राइट। देन 2016 में अगेन एक नई लेबोरेटरी हमने एस्टैब्लिश की आर्कटिक पे। एंड फाइनली अब 2022 में हमने फर्स्ट आर्कटिक पॉलिसी अपनी कंट्री की प्रेजेंट की है। सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मेंस में इसके आने का पोटेंशियल हाई है, एटलीस्ट स्टेट पीसीएस में दिस ईयर, और यूपीएससी में दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर ये पूछा जाएगा। नाउ ऐसा सिग्निफिकेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक का, जिसकी वजह से इतना इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट शो कर रही है, उसमें अपने रिसोर्सेज उसके लिए पॉलिसी डेवलप कर रही है। तो कुछ सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए ना आर्कटिक का, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो देखिए आर्कटिक बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजन है, राइट। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे शिपिंग रूट्स, ट्रेड रूट्स इस रीजन से होके जाते हैं। अब आप देखिए जैसे कि इंडो पैसिफिक में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, उसी तरीके से नॉर्थ में दिस आर्कटिक का एरिया
आर्कटिक सर्कल में जो एरिया आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। इसे पोलर सिल्क रूट भी कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में एंशियंट टाइम्स में सिल्क रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट था, वैसे ये भी आज के जमाने के लिए एक नया सिल्क रूट बन गया है जिसे पोलर सिल्क रूट भी कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस है आर्कटिक का जो आपको याद रखना है। राइट फिर उसके बाद बहुत सारी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन भी हो रही है इस एरिया में, जो कि हमारी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं। सो उस वजह से भी इस एरिया का सिग्निफिकेंस हर कंट्री के लिए बढ़ जाता है। राइट उसके बाद आपके मरीन रिसोर्सेज, फिशरीज, सी फूड, ये सब एडवांटेजेस भी आप आर्कटिक में से डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए भी आर्कटिक पे फोकस रहता है। तो मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। उसके बाद टूरिज्म पोटेंशियल ऑब्वियसली बहुत है। जो जो कंट्रीज अपना हक जमा पाएंगी आर्कटिक पे, वो वहां पे टूरिस्ट के थ्रू भी पैसा कमा पाएंगी। देखिए एंटार्कटिक और आर्कटिक में ये फर्क है कि एंटार्कटिक है ग्लोबल कॉमन, मतलब कोई भी कंट्री इस पे अपना टेरिटोरियल हक नहीं जमा सकती है, ये सबके लिए कॉमन है। जैसे कि आप समझ लिए कम्युनिटी पार्क की तरह है, वो किसी का नहीं है, वो सबका है, किसी एक का नहीं है। बट आर्कटिक ऐसा कुछ नहीं है, आर्कटिक कम्युनिटी पार्क नहीं है, आर्कटिक ग्लोबल कॉमन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो मैं ऑलरेडी आपको मैप में दिखा चुकी हूँ, वो अपना अपना क्लेम इसकी डिफरेंट टेरिटोरियल रीजन में अपना क्लेम एस्टैब्लिश करती हैं। तो इसी वजह से आर्कटिक और भी बहुत जरूरी है। जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं ये कॉमनली डिवाइड नहीं होंगे। जो कंट्री अपना हक, अपना पावर वहां एस्टैब्लिश कर पाएगी, वही कंट्री इन सब बेनिफिट्स का लाभ या पोटेंशियल को रीप कर पाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कटिक के लिए, इंडिया के लिए आर्कटिक की एक डेडिकेटेड पॉलिसी होना कि उसके इस रिसोर्सेज को, बेनिफिट्स को इंडिया कैसे लेवरेज कर सकता है। राइट फाइनली देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से वीसी की स्नो मेल्ट होती है, आर्कटिक में भी बहुत स्नो मेल्टिंग हो रही है। इसकी वजह से इंडियन क्लाइमेट पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। स्टडीज कह रही हैं कि इंडियन मॉनसून्स पे इसने बहुत इम्पैक्ट किया है। तो इसीलिए आर्कटिक पे स्टडी करना, एक्सप्लोरेशन करना, रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को, इंडियन मॉनसून पे होने वाले इम्पैक्ट्स को भी कम कर पाए। राइट नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से याद रखना है। वहां लिखा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, या ऐसे कोई आपको कंफ्यूजिंग मिनिस्ट्री दे सकते हैं, तो ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। और इस पॉलिसी का टाइटल क्या है? इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट ये आपको या बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्री के लिए याद रखनी है पॉलिसी के बारे में। नाउ बेसिक कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स क्या है पॉलिसी के, वो देखेंगे। सबसे पहले ये 6 पिलर्स पे बेस्ड है। दैट मींस इंडिया के आर्कटिक के रिगार्डिंग ये 6 फोकस एरियाज रहेंगे। क्या फोकस एरियाज है? सबसे पहले तो वहां पे रिसर्च को प्रमोट करना, जैसे मैंने आपको बताया, उसके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट देखने के लिए, हर चीज के लिए आपको रिसर्च चाहिए होती है, सबसे पहले नॉलेज चाहिए होती है। तो इसीलिए सबसे पहले इंडिया का फोकस होगा टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिसर्च इन दैट एरिया। राइट सेकेंडली, अब मैंने आपको बताया कि आर्कटिक पे क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मॉनसून्स पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया विल फोकस कि क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे एम्फेसिस दिया जाए, इसीलिए इसे अपनी पॉलिसी का भी पार्ट बनाया है। राइट थर्ड, इंडिया विल फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्कटिक बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करता है, फिशरीज, मरीन रिसोर्सेज, टूरिज्म एटसेट्रा। तो इंडिया चाहता है कि उनको लेवरेज करके हम अपनी ग्रोथ, जॉब क्रिएशन करें, ग्रोथ करें कंट्री की, ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तो आर्कटिक के रिसोर्सेज को यूज करके वो भी इस पॉलिसी का फोकस होगा। राइट देन अगेन, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट होगा, पोलर सिल्क रूट होगा, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी पे भी इंडिया फोकस करेगा आर्कटिक के रिगार्डिंग।
राइट उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आर्कटिक कोई ग्लोबल कॉमन नहीं है, यहाँ डिफरेंट कंट्रीज अपना क्लेम जमाती रहती हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल गवर्नेंस जो है वो स्ट्रांग हो, कोई भी एक सारे एडवांटेजेस को अपनी झोली में ना डाले, कहने का मतलब है कि सब इसके बेनिफिट्स को शेयर कर सके। इसीलिए हमें इंटरनेशनल गवर्नेंस मतलब यूएन टाइप्स एक बॉडी चाहिए जो इसके बेनिफिट्स को सारी कम्युनिटी में इक्वली डिवाइड कर सके। मतलब इंडिया ऐसी बॉडी और ऐसा सेटअप और ऐसा गवर्नेंस लेवल चाहता है जिसकी वजह से उसको भी बेनिफिट्स मिल सके आर्कटिक के, राइट तो इसीलिए गवर्नेंस भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी का, राइट। लास्टली इंडिया को अब ये सारे एडवांटेजेस रीप करने के लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी, अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, अपनी ह्यूमन कैपेसिटी, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है, आर्कटिक तक पहुंचने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसके रिसोर्सेज से बेनिफिट उठाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे पावर होनी चाहिए, राइट। तो उसी नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को भी एक पिलर बनाया गया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है, प्लीज निमोनिक बना के कोई इसे याद रखने की कोशिश करें। नाउ अब कुछ की ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसी पिलर से ही डिराइव होते हैं, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो जैसे कि स्ट्रेंथन नेशनल कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आर्कटिक में जाके एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठाने के लिए आपकी कंट्री में कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास मैन होना चाहिए, मनी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि इन्हीं सब चीज़ों को वो डेवलप करने की कोशिश करेगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की कोशिश करेगी, पैसा जनरेट, फंड्स जनरेट करने की कोशिश करेगी, टेक्नोलॉजी जनरेट करने की कोशिश करेगी। सेकेंड पॉइंट में भी यही लिखा गया है, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटीज बिल्ड करेगी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज बिल्ड करेगी, राइट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत फोकस रहेगा इस पॉलिसी के अनुसार, राइट। उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज पे आर्कटिक का इम्पैक्ट हो रहा है उसको स्टडी करने का भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा खास, राइट। Finally, it will also study the linkages between polar regions and Himalayas. ठीक है, बहुत सारी स्टडीज हैं, अभी कोई भी कंक्रीट रिसर्च नहीं है, बट देयर आर स्टडीज दैट आर्कटिक और हिमालयाज की आपस में इम्पैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। तो पोलर रीजन्स और हिमालयाज के इंटरकनेक्टिविटी को स्टडी करना भी इंडिया का ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर इंडिया जो है अपनी कोऑपरेशन विद आर्कटिक रीजन कंट्रीज, जैसे हमने अब देखा रशिया, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, ये इंपॉर्टेंट आर्कटिक रीजन कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर इंडिया कोऑपरेट करेगा तो इंडिया आर्कटिक के बेनिफिट्स ज्यादा उठा पाएगा, क्योंकि ये कंट्रीज यहाँ पे अपनी, इनकी टेरिटरी में आर्कटिक रीजन बहुत हद तक आता है, राइट। तो इंडिया को आर्कटिक रीजन के बेनिफिट्स को रीप करने के लिए इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, कोऑपरेशन रखना बहुत जरूरी होगा, तो वो भी इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ओके। एंड लास्टली आर्कटिक काउंसिल, जैसे मैंने आपको कहा, जो कि इन 7 कंट्रीज से बनी हुई है, यूएस, यूके, रशिया एंड ऑल दैट लिस्ट आप देख सकते हैं। तो उन कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेशन में रहेगा और ओवरऑल आर्कटिक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने पे फोकस रखेगा, राइट। सो ये ब्रॉड पॉइंट्स हैं, 6 पिलर्स हैं, 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्लीज आप अपने पास लिख के रखिए, आप मेंस में इन्हें आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स में काम आएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।